हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल बना रखा है? बहुत अच्छे सर जी। पढ़ाई लिखाई मस्त, नोट्स बढ़िया चल रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और लेक्चर नंबर 6। हम लोगों ने रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। यानी रदरफोर्ड के पास बहुत बड़ी टीम थी, बहुत सारे साइंटिस्ट उनके साथ जुड़े थे, सब मिलजुल के काम करते थे और मिलजुल करके ही, जिसके हेड रदरफोर्ड थे, डायरेक्टर, मिलजुल करके ही एक एक्सपेरिमेंट किया और एक बहुत बड़ी बात को निकाल दिया। क्या निकाला था? कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है। ये बात निकाल दिया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात निकाली। और भी बात बताई कि जो टोटल मास होता है एटम का, वो सेंटर पे ही होता है। बहुत सारे पॉइंट बताए। तो मॉडल के कुछ पॉइंट बच्चों देख लीजिए। जैसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया, एक्सपेरिमेंट में ही कहा था कि बहुत सारी अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गई, बेंट स्ट्रेट। क्या साबित हुआ था? ये साबित हुआ था कि एटम का अधिकांश भाग खोखला होता है। यानी मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। यानी पॉइंट लिख देंगे, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, खोखला होता है। यानी मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, खोखला। क्यों? जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो देखा था क्या कि ज्यादातर रेस ऐसी सीधे निकल गई। जब अल्फा रेस को भेजा तो ज्यादातर रेस सीधी निकल गई। यानी 99% अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, सीधे निकल गई। इससे इन्होंने फट से कह दिया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, खोखला होता है। पॉइंट समझ गया बच्चों? दूसरे पॉइंट में आया। दूसरे पॉइंट में बच्चों ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? ड्यू टू प्रोटॉन। यानी पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास ऑफ एटम इज सेंट्रली लोकेटेड। यानी सेंटर में ही होता है, सेंट्रली लोकेटेड। देखिए, यानी पॉजिटिव चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास, बहुत बढ़िया, टोटल मास ऑफ एटम इज सेंट्रली लोकेटेड, यानी सेंटर में होते हैं। अब आप कैसे जानेंगे? पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन होता है तो वो तो न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। और मास जानते हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी बिना न्यूट्रॉन के हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जानते हो, हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होते हैं और इन्हीं की वजह से एटॉमिक मास होता है। तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास ऑफ एटम इज ए सेंट्रली लोकेटेड। और तीसरे पॉइंट में बच्चों ये बताया कि देखो, प्रोटॉन तो पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, लेकिन इनकी संख्या बराबर होती है और बराबर होने की वजह से ही एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यानी एटम उदासीन होता है। आप कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नेट चार्ज ऑफ एटम इज बच्चों 0 होता है। यानी कुल मिला के जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए नेट चार्ज ऑफ एटम इज 0। बच्चों 0 होगा। क्लियर हो गया? 0 होगा, 0 होगा।
इसका मतलब हो गया, फोर्थ पॉइंट में आप कह सकते हो कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा बच्चों, उस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। आ गया बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया फोर्थ पॉइंट। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट आया, फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने कुछ बातें बताई। जरा फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया जरा समझ लीजिए। फिफ्थ पॉइंट में बच्चों ये बताया कि न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम, यानी न्यूक्लियस साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small, very small as compared to एटम, अगर हम साइज को थोड़ा कंपेयर करा दें तो आपकी और बढ़िया दिमाग खुल जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या? जैसे देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ एटम हम लोग ले लेते हैं। रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर होता है। और बच्चों यहां पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ले लेते हैं, इसको 10⁻⁻15 मीटर कहा गया। अब देखिए दोनों में कंपेयर करा के दिखा रहा हूं। यहां पे लिख रहा हूं रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो ये एटम के हो गए 10⁻⁻10, ये 10⁻⁻15 हो गई। अब रेडियस ऑफ एटम निकालेंगे, रेडियस ऑफ एटम, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻10 इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो गया, अपान ये वैल्यू नीचे जाएगी। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम निकालना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो गया, ये वैल्यू नीचे, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो 10⁵ बचेगा इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ओफो भाई, ये क्या निकाल के आप लाए हैं? क्या निकाल के लाए हैं? रेडियस ऑफ एटम की बात कर रहा हूं, ये बच्चों निकल करके आया। मतलब इसका ये हो गया कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है उसमें अगर 10⁵ का मल्टीप्लाई करें तब रेडियस ऑफ एटम के इक्वल हो जाएगा, यानी रेडियस ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम न्यूक्लियस, यानी 10⁵ टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यानी तुम इतना छोटा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, जब न्यूक्लियस के साइज में इतने का मल्टीप्लाई करो तब एटम की रेडियस के बराबर होगा। तो मैं कंपेयर करके बताता हूँ। क्रिकेट तो आप लोग खेलते हो, क्रिकेट तो बहुत प्रेमी हो, क्रिकेट खेलते हो। क्रिकेट में ये बॉल हो गई, क्रिकेट की बॉल ये हो गई, ठीक, और इस क्रिकेट की बॉल को तुम न्यूक्लियस मान लो, ठीक। तो एक किसी फील्ड में न्यूक्लियस रख दिया क्रिकेट का बॉल। अब इसके बाद 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, 5 5 5 5 5 5 सब 5 किलोमीटर एक इस तरीके से ये फील्ड सेलेक्ट करो। बीच में न्यूक्लियस बैठा है और इस न्यूक्लियस से 5 किलोमीटर इधर चले जाओ, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, चारों डायरेक्शन में। तो ये तुम्हारा एक बन गया इतना बड़ा एटम, ये एटम हो गया और उसके बीच में क्रिकेट का बॉल एक न्यूक्लियस होगा। अब आप समझिए कितना बड़ा एटम होता है, न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। तभी तो मैंने लिखा है साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम, यानी एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही, समझ लीजिए उसका साइज बहुत ही, न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है। समझ गए ना?
तो इस तरीके से बच्चों आप लोग ये समझ गए न्यूक्लियस के साइज के बारे में, बहुत छोटा होता है। और देखिए बच्चों, इसके बाद हम आपको और एक चीज समझा दें, हटा दें इसे, बढ़िया क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। और देखिए बोहर्स ने क्या, रदरफोर्ड ने क्या बताया, और बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट और बताया। और पॉइंट बच्चों ये बताया, अगले पॉइंट में यानी फिफ्थ के बाद सिक्स पॉइंट आया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड ऑफ द न्यूक्लियस। यानी इन्होंने एक बात ये बताई कि जैसे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ एक ऑर्बिट होगी, बहुत सारी ऑर्बिट होगी ना 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 ना, सिर्फ एक ऑर्बिट होगी, ऐसे एक ऑर्बिट होगी, और इसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन है, और ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन है। किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है। जैसे आप यहां पे आप एक सपोज करो, इसके चारों ओर आपने चटाई बिछा दिया और इलेक्ट्रॉनों से कह दिया इस चटाई के बाहर ना जाना, इसी में घूमना, तो कोई यहां से घूम रहा, कोई यहां से घूम रहा, कोई यहां से घूम रहा। एक सर्कुलर ऑर्बिट ये है, और इलेक्ट्रॉन इसी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं बच्चों। ये बात रदरफोर्ड ने कही, यानी इलेक्ट्रॉन की बात इन्होंने कही, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, यानी क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड ऑफ द न्यूक्लियस मूव करते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया। एक बच्चों बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आपको समझा दें, बहुत ही अच्छा पॉइंट समझा देता हूं। 7 पॉइंट में बच्चों क्या बताया इन्होंने, कि जैसे कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन मान लो, या अंदर ही बना देता हूं, ये है, और यहां पर इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये देखो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो बच्चों यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये होता है। ये एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वैद्युत आकर्षण बल लगेगा इसके बीच में, ठीक है। और ये जब बल लगेगा तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r, यानी वेलोसिटी डेवलप कर देता है। इसका मतलब इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमने लगता है, यानी वेलोसिटी चेंज की वजह से एक्सेलरेशन बनेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होगा। यानी इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स बजने लगेगा, उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन में सर्कुलर मोशन आ जाएगा। कहीं पर भी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन जब डेवलप होता है तो रोटेट होना चाहिए। जैसे आप अर्थ और सन की बात ले लीजिए, अर्थ और सन, पृथ्वी और सूर्य, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हो, इसको छोड़ दो नीचे गिर जाता है।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, इसी वजह से अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है। वही बात आपको यहां पे समझना है कि इस पॉजिटिव न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, विच प्रोवाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे हम अपकेंद्री बल बोलते हैं, ये अपकेंद्री बल डेवलप हो जाता है। और अपकेंद्री बल डेवलप होने का मतलब mv²/r, v² का मतलब वेलोसिटी आ गई, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने लगता है बच्चों। और ये अट्रैक्शन कभी जीरो हो नहीं सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी रुक नहीं सकता, और पूरी लाइफ इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो इस तरीके से ये फोर्स लग गया। तो और यहां पे जो फोर्स होगा, ये जो बाहर को लगने वाला, ये आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये फोर्स बाहर क्यों लगता है, F = mv²/r, ये बाहर क्यों लगेगा। जैसे एक बाल्टी में आधी बाल्टी पानी ले लो, और बाल्टी में पानी लेकर के बड़ी तेजी से ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दो, बाल्टी ऊपर टेढ़ी हो जाएगी लेकिन पानी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? उस पानी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एक बाहर को फोर्स लग रहा है, वो ये होता है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी जीरो कर दो, धीमे धीमे ऐसे ले जाओ बाल्टी, तो पानी तुम्हारे ऊपर गिरेगा। क्यों? वेलोसिटी आपने कम कर दिया। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर को लगने वाला फोर्स भी कम हो गया। ये बात तो बच्चों, ये जो फोर्स आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तो टुवर्ड्स न्यूक्लियस लगता है, लेकिन ये आउटवर्ड ऑफ द न्यूक्लियस लगता है। लेकिन याद रखिए, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, दोनों फोर्स बराबर में होते हैं। रदरफोर्ड ने कहा बोथ फोर्स आर इक्वल इन वैल्यू, so electron cannot fall in the nucleus and always revolving around of the nucleus। रदरफोर्ड ने कहा कि ये दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है और हमेशा घूमता रहता है। ये रदरफोर्ड ने पॉइंट बताया। हम यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ई, दिस इक्वल टू Fc। इसकी वैल्यू बच्चों होती है kZe²/r², और ये आपकी होती है mv²/r। ये फोर्स दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और इक्वल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है और हमेशा मूव करता रहता है। तो अब इनके मॉडल की बात समझ में आ गई, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। रदरफोर्ड ने जितने जो पॉइंट बताए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट इसमें आता है कि इनके मॉडल के कुछ डिफेक्ट भी आए, इनके मॉडल के कुछ डिफेक्ट आ गए, कुछ दोष आ गए। डिफेक्ट में क्या आया, जरा डिफेक्ट के बाद आप समझ लीजिए। डिफेक्ट के बाद आई जैसे पहला पॉइंट, ही cannot explain the stability of atom, the stability of atom, यानी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए बताइए। न्यूक्लियस है, मैक्सवेल ने बताया एक बात। मैक्सवेल बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट थे। मैक्सवेल ने कहा कि जब कोई एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल होता है, तो वो एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को खत्म करेगा, उसकी एनर्जी खत्म होगी। और जब एनर्जी खत्म होगी तो फाइनली इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कैन कोलाइड विथ न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से कोलाइड होना चाहिए और इस एटम की स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। मतलब ऐसे इन्होंने बताया, ऐसे समझाने की कोशिश किया कि जैसे शुरुआत में एनर्जी ज़्यादा होगी तो बाहर को लगने वाला जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे इसकी एनर्जी खत्म होती जाएगी तो वेलोसिटी कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा।
आता जाएगा, पास आता जाएगा, और एक कंडीशन आएगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। तो वही पॉइंट बता दिया, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits radiation. Finally, electron will attack. Electron will collide with nucleus and atom destroyed. But it is not possible. Atom is stable. This problem cannot be explained by Rutherford. Rutherford ने इसे explain नहीं कर पाए, फेल हो गए रदरफोर्ड। इसके बाद एक लास्ट डिफेक्ट बच्चों और है। उस लास्ट डिफेक्ट में ये कहा गया है कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ये एटम के स्पेक्ट्रम ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, इसके स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये स्पेक्ट्रम का टॉपिक बहुत डिटेल में आगे चलेगा, आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड का ये मॉडल था, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारी बातों को इन्होंने खोल करके रख दिया, जैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दिया, टोटल मास सेंटर पे होता है डिस्कवरी करके रख दिया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों घूमता है, ये भी बात रदरफोर्ड ने ही बताया। ये बात रदरफोर्ड ने बताया। और क्यों घूमता है, देखिए तुम्हारे पास फैन होता है, अब फैन बताइए, आप इलेक्ट्रिसिटी आई तो फैन घूमने लगा, क्यों घूमने लगा बताओ। इसके अंदर भी जो मशीन लगी हुई है ना, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन कराया जाता है, और जब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो निश्चित रूप से वहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट डेवलप हो जाता है और ये फैन घूमने लगता है। कहीं भी कोई भी चीज़ अपने आप अगर घूम रही है तो इसका मतलब पक्की बात है कि वहाँ पे कोई फोर्स, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप किया जा रहा है। अब जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप नहीं होगा तब तक कोई चीज़ कैसे रोटेट हो सकती है, ये बात रदरफोर्ड ने समझाई थी। रदरफोर्ड ने बताया था, क्योंकि जे थॉमसन ने तो कहा था इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन जड़े होते हैं, मोबाइल नेचर में नहीं होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, क्योंकि अगर सेंटर में न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो निश्चित सारी प्रोटॉन यहाँ पर हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट डेवलप हो जाएगा, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर हमेशा घूमता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट जो मॉडल आएगा बहुत ही फेमस होगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन नीट में, जेई में, आपके बोर्ड में, हर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।